नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। यहां किसका जोर है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या प्रधानमंत्री ने जो डेरा डाला उसका असर पड़ा और चीजें बदल गईं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि यही वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर अब चुनाव होने हैं, वहां राजभरों का अपना प्रभाव है। यह वही इलाका है जहां से अपना दल जुड़ा हुआ है। यह वही इलाका है जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आते हैं। यह वही इलाका है जो प्रधानमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यह वही इलाका है जहां काशी कॉरिडोर भी है और विंध्याचल कॉरिडोर पर काम हो रहा है। यह वही इलाका है जहां पर तमाम तरह की चीजें बताई और दिखाई जाती हैं। उसमें आजमगढ़ भी है और उसमें मुख्तार अंसारी भी हैं और उसमें उनके बेटे का दिया गया वो बयान जो वायरल हुआ वो भी है। तो ये तमाम चीजें हैं और जो सबसे बड़ी चीज है वो जातियों का जंजाल जो 5वें चरण में भी दिखता है, 6वें चरण में भी दिखता है और अंतिम चरण में भी दिखेगा, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो चरण है, ये चरण 2014 के पहले और हम कहें 2017 के पहले ये असल में सपा और बसपा का गढ़ हुआ करता था। उस गढ़ में जो आप ये कहिए कि गढ़ को ढा दिया गया, वो जो भाजपा ने तिलस्म किया, उसमें नरेंद्र मोदी की अपनी छवि, जातियों का आप ये समझिए कि भाजपा के पक्ष में मुड़ना और फिर और तमाम चीजें साथ आए, जिसमें एक जो गैर यादव फैक्टर रहा, उन सब चीजों ने मिलकर यहां भाजपा को अजेय बनाया। सवाल यह है कि क्या वो जो परिस्थितियां 2017 में बनी थी वो 2022 के चुनाव के इस अंतिम दौर में भी बनी हुई हैं? जब आप इस सवाल को टटोलते हैं तब आप पाते हैं कि एक गठबंधन जो यहां हुआ था वो टूटा, जिसे हम ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन कहते हैं। दारा सिंह चौहान जो जुड़े थे वो टूटे, वो अलग हुए, वो भी एक मसला है। और फिर 5 साल का जो अपना कामकाज रहा उसका वो कामकाज, और दूसरा जो कोर वोटर रहा सपा का, उसका सपा की तरफ जाना, ये तमाम परिस्थितियों ने इस चरण को जरूर चुनौतीपूर्ण बनाया है। तो अब सवाल यह है कि जब यह चरण चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है तो क्या वो चुनौतियां घटी हैं? क्योंकि यह चर्चा बड़ी आम थी, कम से कम अगर इन चरणों की हम बात करें तो, कि यहां पर एक फैक्टर है वो नाराजगी का फैक्टर है। लेकिन यह बात भी ठीक है कि जैसे जैसे चुनाव पश्चिम से पूरब की तरफ पहुंचा और अब एकदम दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो जब उस दरवाजे पर पहुंचा तो बहुत चीजें बदल गई, कई नई चीजें निकल कर आई और जिन लोगों को माना जा रहा था कि साहब ये तो कहीं टक्कर में है ही नहीं है, अब असल में वही टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कल भी हम लोगों ने आजमगढ़ की बात की थी, हम शुरुआत आजमगढ़ से ही करेंगे और फिर बनारस तक जाएंगे कि असल में आजमगढ़ से बनारस तक और मिर्जापुर से सोनभद्र तक, भदोही में या जौनपुर में या चंदौली में क्या कुछ ऐसा नया हुआ है जिसको ये माना जाए कि यहां भाजपा के लिए अब 2017 जैसी परिस्थितियां नहीं है। तो आजमगढ़ को अगर आप एक प्रयोगशाला के रूप में लें, क्योंकि आजमगढ़ बड़ा बेहतरीन उदाहरण है इस लिहाज से कि क्या वाकई में अब भाजपा यहां पिछड़ गई है। यहां का मतलब इस 7वें चरण की 54 सीटों पर। तो आजमगढ़ को लेकर जो एक आम राय बन रही है वो यही बन रही है कि यहां 4 से 5 सीटें हैं जहां पर भाजपा कड़ी टक्कर देती दिख रही है। उन सीटों का हमने कल भी आपको जिक्र किया था, जिसमें मेहरनगर और सगड़ी, लालगंज, सदर जो सदर वाली सीट है, और फूलपुर
पौवी। माना जा रहा है कि फूलपुर पौवी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ जो नकली शराब का मामला हुआ उसके खिलाफ जो है एक बड़ा आक्रोश है। और सदर में ये कई साल से विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव, तो वो एक चीज मानी जा रही है। फिर लालगंज में कहा जा रहा है कि जो बसपा के विधायक हैं उनसे नाराजगी है। सब मिला जुला के जो यहाँ परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में ये एक चर्चा है कि ये तो ठीक बात है कि यहाँ जो इनका वोटर है और वोट बैंक है वो एक अलग है समाजवादी पार्टी के लिहाज से, चूंकि ये यादव और मुस्लिम जो इनका कॉम्बिनेशन है वो यहां चलता है। पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो दलित वोटर है वो लामबंद हो रहा है। अब ये लामबंदी एक चीज ये हो सकती है कि जिस तरह से पश्चिम में एक लामबंदी हुई थी और उस लामबंदी के इर्द गिर्द जो बड़ा कारण रहा वो सुरक्षा और व्यवस्था रहा, लॉ एंड ऑर्डर रहा। ये फैक्टर ऐसा चर्चा है कि यहां पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बड़ा असर यहां दिखाई दे रहा है और ये दोनों चीजें मिलकर भाजपा के लिए एक माहौल बना रही है। और तीसरा, ये जो चुनाव बाईपोलर बताया जा रहा है, इस बाईपोलरिटी ने पोलराइजेशन कर दिया है। ये 3-4 चीजें बताई जा रही हैं यहां के पक्ष में। एक बात और जो यहां कम से कम हर सीट पर लोग कह रहे हैं वो ये कि असल में जो राजभर वोट है उस पर ओम प्रकाश राजभर का ही अकेला अख्तियार नहीं है। अच्छा, उसकी वजह भी है, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पर जो हम 3-4 पार्टियां पारंपरिक रूप से जान रहे हैं जिनके साथ भाजपा गठबंधन है, उसके अलावा भी कई और पार्टियों से भाजपा का गठबंधन है, वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। जैसे भारतीय मानव समाज पार्टी, ये बिंदु की माना जाता है। फिर भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, ये राजभर की अलग पार्टी है और ये दूसरी है भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। फिर पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी चंदन सिंह, ये दरअसल नोनिया का जो है ये रिप्रेजेंट करती है। फिर मानव हित पार्टी, ये कश्यप बिरादरी से है। उसके बाद में मुसहर, आप गाजीपुर के कई इलाकों में इनकी जो है ठीक ठाक आबादी है और ये बहुत छोटी छोटी बिरादरियां हैं। और अगर हम इसमें अपना दल, निषाद और राजभर को भी जोड़ लें तो ये जिस 7वें चरण में हम हैं वहां तकरीबन 25% आबादी को ये पार्टियां इन्फ्लुएंस करती हैं। ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आबादी है जिसको इन्फ्लुएंस करने की कवायद इन पार्टियों के जरिए की गई है। आप देखिए 2017 का जब चुनाव था तो राजभर भाजपा के साथ थे, तो एक अलग तरह का वहां का राजनीतिक माहौल था। लेकिन आज राजनीतिक माहौल एक अलग है और यह माना जा रहा है कि असल में जो महाराजा सुहेलदेव, या आप ये कहिए कि जो प्रतीकों की एक लड़ाई है। अगर हम बद्रीनारायण तिवारी का रेफरेंस लें तो बद्रीनारायण तिवारी ये कहते हैं कि असल में जो इतिहास लेखन हुआ उस इतिहास लेखन में जो दलित इतिहास है वो और पिछड़ा जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इतिहास के पन्नों में अपने महापुरुषों को हाशिए पर पाया, उस चीज को मिटाने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की उसकी वजह से एक लामबंदी हुई। अब आप जब सुहेलदेव की बात करते हैं तो सुहेलदेव से खुद को राजभर भी जोड़कर देखते हैं और पासी भी जोड़कर देखते हैं। और जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है 7वें चरण का, वहां पर ये इन दोनों की जो आबादी है वो आबादी ये मानी जा रही है कि इस जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में जो उनके ऐतिहासिक पुरुषों को एक जगह देने की कवायद हुई, उसने उनको भाजपा के करीब लाकर खड़ा किया। पासी को पारंपरिक रूप से माना जा रहा है कि वो खड़े हो जाते हैं। और अभी यहां पर इसीलिए जो जब ओम प्रकाश राजभर हैं वो सबको नहीं तोड़ पाते हैं। जब इसमें जो सुहेलदेव की प्रतिमा का जो शिलान्यास हुआ और फिर भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी के साथ जो जुड़ाव हुआ
भाजपा का। तो इन चीजों ने वो जो एक माना जा रहा था कि नहीं पूरा शिफ्ट होगा, उस शिफ्टमेंट को रोका है। यह बात ठीक है कि जब हम पारसी समाज की बात करते हैं तो जो सरोज साहब हैं, ये कौशाम्बी वाले जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इनका एक असर है। लेकिन फिर आप उसके बरक्स देखिएगा तो कौशल किशोर हैं, ये भी एक चीज है। फिर आप देखिएगा वहां कमलेश पासवान जो उस इलाके से आते हैं, महाराजगंज वाले इलाके से, तो और ये भाजपा से हैं। तो ये माना जाता है कि दरअसल ये जो वोटर है वो पासी वोटर है, भाजपा के साथ माना जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजभरों में आधी टूट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इलाका है, ये जो आजमगढ़ की बात करें तो यहां इस लिहाज से माना जा रहा है कि नहीं, भाजपा इस कारण से मजबूत दिखाई देती है ये जो इलाका है। हां, पारंपरिक रूप से तो समाजवादी पार्टी का अपना एक रहा है यहां पर प्रभाव। मऊ में जब हम आते हैं, मऊ की बात करें तो मऊ का जो सिनेरियो है वो एक अलग किस्म का है। और कहा तो यहां जा रहा है कि मधुबन और घोसी दोनों में जो है भाजपा की ठीक ठाक स्थिति दिखाई जा रही है। और चर्चा ये भी है कि जिस घोसी में दारा सिंह चौहान जो भाजपा में थे, बाद में वो जो है चले आए अब समाजवादी पार्टी में, उनके बारे में वहां ठीक चर्चा है कि ये गेस्ट हाउस मंत्री हैं। वो चूंकि उनको कहा जा रहा है कि वो वहीं मिला करते थे, इसलिए मधुबन में नाराजगी भी थी और वो चाहते भी नहीं थे कि यहां से चुनाव लड़ा जाए। घोसी में जो विजय राजभर हैं वो उनको बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब सीट बचेगी या नहीं बचेगी वो अलग मसला है। माना तो जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोग हार जाएंगे, पर जो भी हो, पर ये जो समीकरण है वो समीकरण जाहिर तौर पर इस अगर भाजपा के लिहाज से देखें तो इस समीकरण में खिसकन हुई है, टूटन हुई है, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से, जिसके कारण भाजपा के लिहाज से यह देखा जाए कि बहुत भारी समस्या यहां दिखाई दे। गाजीपुर की जो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर की बात करना जरूरी है, और गाजीपुर में जब आप आएंगे, देखिए गाजीपुर भी यहाँ आप गाजीपुर हो और जौनपुर हो, और ये आजमगढ़ वाला इलाका, ये मऊ वाला इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ा अच्छा प्रभाव माना जाता है समाजवादी पार्टी का। बसपा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बसपा कितना करेगी वो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जब आप यहां गाजीपुर इलाके में देखते हैं तो गाजीपुर में, वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, हम गाजीपुर पर चर्चा करें उससे पहले एक दो बात हम समझ लें। ये एक आम चर्चा थी कि प्रधानमंत्री के आने से पहले तक, मतलब जब प्रधानमंत्री यहां कैंप करते हैं उसके पहले तक यहां कोई बहुत अच्छे हालात भाजपा के लिहाज से नहीं थे। और उसकी बड़ी वजह जो लोग बताते हैं वो असल में टिकट को मानते हैं कि अगर टिकट जो नाराजगी थी, वो नाराजगी लोग मानते हैं कि ज्यादातर स्थानीय नाराजगी है, और वो अगर टिकट कटता तो वो नाराजगी खत्म हो जाती। और इस वजह से यह माना जा रहा था कि नहीं, इन जगहों पर ज्यादा नुकसान होगा और सपा यहां पर फायदा उठाएगी। पर वही चीज चुनाव आगे आया, और चुनाव आगे आने के बाद जिस तरह से ये जो जिसे मुख्तार अंसारी के बेटे का जो बयान आ गया, और उस बयान ने उस डर और भय को वहां एक अलग फिर वो पैदा हुआ, वो बना पुराना वाला कि अरे भाई फिर वही होगा। तो इन चीजों ने बड़ा प्रभावित किया। और खासकर जब खुद प्रधानमंत्री आ जाते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ की अपनी सभाएं होती हैं और तमाम चीजें जुड़ती हैं, तो एक अलग तरह का नरेटिव बनता है। और वो नरेटिव न सिर्फ गाजीपुर बल्कि यहां की तमाम सीटों को प्रभावित कर रहा है। अब जैसे गाजीपुर की कई सीटें हैं जहां ये माना जा रहा था कि नहीं, इस बार तो लड़ाई बड़ी कठिन है और यहां समाजवादी पार्टी जो है बड़े आराम से चीजें निकाल लेगी। यहां तक कि मोहम्मदाबाद सीट पर भी यह माना जा रहा था। पर अब स्थितियां बदल गई हैं, और वो इतनी बदल गई हैं कि जहां माना जा रहा था कि नहीं अब ये बड़ी मुफीद हो जाएगी,
सपा के लिए और उनके गठबंधन के लिए अब उस तरह की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उन स्थितियों में पूरा उलटफेर हो गया है। इसी तरह जब आप जौनपुर में आते हैं तो देखिए, जौनपुर तो वैसे भी ये जो है ये यादव बेल्ट है, यहां पर उनका अपना अच्छा खासा प्रभाव है और इस वजह से यहां देखिए, यहां अभी भी लोग मान रहे हैं कि 3 से 4 सीटें 5 सीटें अभी भी आ सकती हैं। लेकिन जो लोग आज मान रहे हैं वही लोग आज से 15 दिन पहले तक ऐसा नहीं मानते थे कि यहां पर इस तरह जो परिस्थितियां वो रिपीट होंगी। लोगों की मान्यता बदल गई है और उसकी बड़ी वजह जो यहां आप ये कहिए, यहां जो कैंपेनिंग हुई बात के दिनों में जिस तरह की, उस कैंपेनिंग ने काफी माहौल बनाया। वरना जो ये जातियों का समीकरण है, ये समीकरण यहां बड़ा उलझा हुआ है। जैसे आपको बताएं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में आप ज्ञानपुर वाली सीट जान ही रहे हैं जहां से विजय मिश्रा आते हैं, तो उसका तो एक अपना अलग समीकरण है, उसमें हम क्यों ही जाएं। लेकिन ये मिर्जापुर और सोनभद्र जो कॉरिडोर वाला मामला था, इस कॉरिडोर के मामले से ये माना जाता है कि वहां पंडों में एक नाराजगी उपजी। लेकिन वो अभी उस तरीके से अब लोग बता रहे हैं कि उसके वो अब उसका उस तरीके का असर नहीं है। एक समय नाराजगी थी, जैसे एक समय एक नैरेटिव बनाया गया था ब्राह्मण बनाम ठाकुर, बाद में जब मत व्यवहार में वो लोग उतरे तो उस तरह का नैरेटिव जमीन पर नहीं दिखाई दिया। ये बात लोग कह रहे हैं कि ये मिर्जापुर और सोनभद्र पर भी लागू होती है कि नाराजगी रही होगी, लेकिन अब वो नाराजगी डाइल्यूट होती नजर आ रही है। अब ये अलग बात है कि वोटिंग के बाद कल और समझ में आएगा कि कितनी डाइल्यूट हुई है। यही बात आप आएंगे तो जौनपुर में भी देखने को मिलती है। और इससे अलग कहानी आप नहीं देख पाएंगे बनारस की। बनारस में भी जो विधायक हैं उनको लेकर एक अलग तरह का अपना लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, पर प्रधानमंत्री के आने के बाद, उनके यहां बैठने के बाद कई सीटें जहां ये माना जा रहा था कि नहीं चीजें कुछ इधर उधर हो सकती हैं, वो तमाम चीजें अब लोग मान रहे हैं कि नहीं, भाजपा के अनुकूल जाति दिखाई दे रही। और जिसमें माना जा रहा था कि नहीं सपा अपर हैंड हो रही है, तो असल में उस तरह की चीजें अब लोग नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं अब उसमें कोई अपर हैंड वाला मसला हो। पर यह चीज बड़ी दिलचस्प है कि जहां पर कम से कम समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि नहीं अपना बड़ा ताकत है, और वो 6वें चरण में भी ये मान रही थी और 7वें चरण में भी ये मानकर चल रही है, तो वहां 6वें में भी उसे बहुत ज्यादा कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत भारी सफलता हासिल हुई, और वही स्थिति 7वें चरण में भी नजर आ रही है। बाकी आप अगर उस इलाके से जुड़े हुए हैं, आप मिर्जापुर से हैं, सोनभद्र से हैं और आजमगढ़ से हैं, मऊ से हैं, चंदौली से हैं, तो वहां आपके हिसाब से क्या आप भाजपा को किस तरीके से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं, कौन से लोकल मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग होने जा रही है, ये तमाम चीजें आप साझा करें ताकि जब कल हम लोग इन 54 सीटों के साथ बैठे तो एक कंप्लीट पिक्चर, चूंकि कल सिर्फ ये 54 सीटें नहीं रहेंगी बल्कि 403 सीटें रहेंगी, तो उन 403 सीटों में इन 54 सीटों पर क्या मत व्यवहार रहा वो भी समझने में बड़ी आसानी होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।